नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे बंगाल में मोदी की हुंकार की, मायावती के एकला चलो प्लान की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि बंगाल में पीएम मोदी का दौरा का आज दूसरा दिन रहा और दौरे के दौरान क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे ही नेताओं की रैलियों की लाइन लग जाती है और इसमें चाहे नेता छोटे हों बड़े हों सभी शामिल हैं। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर हैं। बीते दिन वो झारखंड के धनबाद में पहुंचे और वहां लगभग 3500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज पीएम मोदी धनबाद के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे और एक वहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही टीएमसी के साथ ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का नाम खराब किया है। साथ ही ये भी कहा कि इस बार एनडीए सरकार 400 पार सीट लाएगी, साथ ही पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर जीत भी दर्ज करेगी। और चर्चित संदेश खाली के मामले को लेकर भी पीएम मोदी ममता बनर्जी को घेरते नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मजबूरी में संदेश खाली मामले में आरोपी चल रहे शहजाद शेख को गिरफ्तार किया गया। और आपको बताएं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब नारी शक्ति बनकर सभी महिला कार्यकर्ताएं और सभी महिलाएं एकजुट हो गई तो टीएमसी की सरकार को झुकना पड़ा। और आपको साथ ही बताएं कि पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा था, जहां झारखंड के बाद आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और इन तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही आपको बता दें कि पीएम का ये दौरा 24 चुनाव को देखते हुए काफी अहम बताया जा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ। दिल्ली में हो रही चुनावी बैठक से उत्तराखंड में सियासती माहौल गर्म हो चुका है, बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में मौसम ने भले ही अपना मिजाज बदला हो, लेकिन सियासी मिजाज अब भी यहाँ पर गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता इस समय दिल्ली में मौजूद है। लगातार चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर बैठकें हो रही है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी वो आज के बजाय अब 6 तारीख को ये बैठक होगी। उस समय प्रत्याशियों के नामों को लेकर चयन यहाँ पर होगा। बीजेपी की आज देर शाम तक पहली सूची आने की उम्मीद है, यानी बीजेपी का जो फॉर्मूला है कि पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि नेताओं की जिम्मेदारी पहले ही तय हो चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने नेताओं के बाद अब प्रत्याशी की घोषणा करने की भी जल्द तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। दिल्ली में बैठकें हो रही है और जल्द ही सूची भी जारी हो जाएगी। उत्तराखंड में सभी लोग इस बात की ओर सियासी दलों पर नजर टिकाए बैठे कि उनका प्रत्याशी कौन होगा जिसे वो अपना सांसद चुनना चाहते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सभी की निगाहें दिल्ली दरबार पर है कि कब सूची जारी होगी। और ये कहा जा सकता है कि इन सब सूचियों के बीच की जो उत्तराखंड की जो सियासत है वो काफी गर्म यहाँ पर हो चुकी है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। लखनऊ में अकेले चुनाव लड़ेंगी भाजपा सुप्रीमो मायावती। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्लान सेट कर लिया है। वह अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में बिगुल फूकेंगी। चुनावी रण में दावा किया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगी। यह भी कहा जा रहा है कि आजमगढ़, मैनपुरी और बदायूं जैसी सीटों पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती अपने दिग्गज नेताओं को उतारेंगी। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी तय किया है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही लोकसभा चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारेंगी। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले दम पर चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में बेचैनी बढ़ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐलान के बाद अब रार भी शुरू हो गई है। सपा नेताओं का कहना है कि कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। इसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को भी हो सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चुनावी रण का बिगुल बज चुका है, 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अब जोर आजमाइश करने में जुट गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और सपा ने कांग्रेस
के साथ समझौता कर लिया है। ऐसे में तस्वीर क्या होगी यह देखने वाली बात होगी। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं सपा और बसपा और साथ साथ कांग्रेस के, ऐसे में किसकी नया पाल लगेगी यह आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने किया राजनीतिक छोड़ने का ऐलान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने आज राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने पोस्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। और बता दें कि 2019 में गौतम गंभीर जो है लोकसभा जीत के संसद पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद लगातार वो, अब उनका कहना है कि आखिरकार वो जो है क्रिकेट पर ही फोकस देंगे। लगातार इसको देखते हुए जैसे ही चुनावों का टाइम आया तो गौतम गंभीर ने अपने एक पोस्ट जारी की। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और कहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। लगातार इसमें देखा जाता है कि गौतम गंभीर अब जो है क्रिकेट पर ही फोकस नजर देंगे। गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्य से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित कर रख सकूं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है कि मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए जय हिंद। गौतम गंभीर फिलहाल पूर्व दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से 2019 में बम्पर जीत हासिल की थी। तब तो गंभीर ने कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली को 39,222 वोटों से हराया था। गौतम गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में, वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भारतीय टीम में सदस्यता रह चुके हैं। दोनों ही टूर्नामेंटों में फाइनल में गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के लिए मैच जिताया पारी खेली थी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रन बनाए थे। वहीं वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल उनके बल्ले से 91 रन निकलते हैं। गंभीर IPL में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर के मेंबर भी हैं। वहीं बता दें जिस तरीके से आज उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर जो है लिखा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में संन्यास लिया और उन्होंने कहा है कि मैं आखिरकार मैच पे ही फोकस दूंगा। जिस तरीके से 2019 में जनता ने मेरे को इतना आभार जताया और इतनी बम्पर जीतों से मेरे को यहाँ संसद में भेजा था, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार गौतम गंभीर की सीट पर किसको उतारती है भारतीय जनता पार्टी। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रयागराज में उठ रही कांग्रेस की लहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां जहां तेज हो गई, वही संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो गांधी परिवार को यहां से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का कभी एक गढ़ हुआ करता था संगम नगरी प्रयागराज, और आनंद भवन यहाँ की एक पहचान है। उसी आनंद भवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक होर्डिंग के साथ इकट्ठा हुई और उसमें जो स्लोगन लिखा गया है कि चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया, इस तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। और जिसमें ये डिमांड की गई है कि जो इलाहाबाद संसदीय सीट जो गठबंधन के खाते में, कांग्रेस के खाते में आई है, उस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। तो ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई कि क्या गांधी परिवार संगम नगरी प्रयागराज की सीट पर अपना किसी खास को चुनाव मैदान में उतार सकती है, खासतौर से प्रियंका गांधी को लेकर के। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो ज़रूर अब डिमांड करने लगे हैं कि जो 2 गठबंधन की सीटों में से इलाहाबाद संसदीय सीट जो कांग्रेस के खाते में आई है उस पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, जिससे न सिर्फ कांग्रेस का फायदा होगा बल्कि आसपास की सीटों पर भी इसका असर होगा। और इसी वजह से जो कांग्रेसी हैं वो काफ़ी उत्साहित है और ये डिमांड कर रहे हैं कि गांधी परिवार एक बार फिर से अपने जो पैतृक एक तरह से आवास है उसमें आए और यहाँ से चुनाव की बिगुल फूके, जिससे कांग्रेस को भी मजबूती मिली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी हो। अब देखना होगा कि जो लोकसभा की इलाहाबाद संसदीय सीट है उसमें कांग्रेस किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इस बात की चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि प्रियंका गांधी भी यहाँ से दावेदार हो सकती हैं। सुल्तानपुर में राहुल गांधी को MP MLA कोर्ट में पेश होना था। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाजिर होना था। आपको बता दें, राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट में अर्जी देख के बताया कि राहुल गांधी इस समय राजस्थान के राजा खेड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए। आपको बता दें, इसका विरोध करते हुए विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने कहा कि 1 महीने का समय बहुत ही ज़्यादा होता है।
तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आगामी 13 मार्च को राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए आदेश दिया है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वाइज। दिल्ली में बीजेपी एमपी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। भूषण शरण को आज कोर्ट में बुलाया गया था, क्योंकि जिस तरह से पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसको लेकर के अगली सुनवाई 15 मार्च को की जाएगी। क्योंकि 6 जो खिलाड़ी थे उनके बयान दर्ज किए गए हैं। लगातार कहीं ना कहीं भूषण शरण को मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इनके ऊपर अब चार्जशीट तैयार किए उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में केस किया गया था, लेकिन उनके वकील ने कहा था कि 6 धाराओं में FIR नहीं हो सकती, एक ही FIR होगी। उसी के ट्रायल पर आज कोर्ट में सुनवाई थी, अब पूरी सुनवाई कर ली गई है। अब देखना होगा कि 15 मार्च को ब्रजभूषण शरण को क्या लगता है, उनको बेल होगी या फिर जेल होगी। दिल्ली से अजय चौहान। बेंगलोर के कैफे में हुआ विस्फोट, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को एक बड़ा और विस्फोटक बम धमाका हुआ और इस बम धमाके में तकरीबन 9 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि एक CCTV फुटेज सामने आया है, जो कि CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो कि रेस्टोरेंट यानी रामेश्वरम रेस्टोरेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिवार को सामने आए ताज़ा CCTV फुटेज में एक संदिग्ध युवक एक बैग के साथ रेस्टोरेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कथित तौर पर इस बैग के अंदर धमाके का डिवाइस रखा था। पुलिस ने घटना के बाद फरार आरोपी की तलाशी के लिए 7 से 8 टीमों का गठन किया है। आतंकवादी विरोधी कानून के तहत जांच आगे बढ़ने पर पुलिस सूत्रों ने कहा कि कैफे में लो इंटेलिजेंस बम धमाका टाइमर का उपयोग करके ID बम को ट्रिगर करके किया गया था। इस बीच नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की टीम शनिवार सुबह मौके पर जांच करने पहुंची। मामले में ताज़ा CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें संदिग्ध को सफ़ेद हैट और मास्क पहने कंधे पर बैग लेकर कैफे की तरफ जाता हुआ देखा जा रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को CCTV फुटेज से संदिग्ध की पहचान कर ली थी। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने उसे करीब 28 से 30 साल का युवक बताया है। उसने बैग को एक पेड़ के पास कैफे के बगल में रखा और वहां से चला गया। इसके 1 घंटे के बाद धमाका हुआ। तो वहीं इस धमाके में 9 लोग घायल हुए। हालांकि जो 7 से 8 टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश में हैं, जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि इस बम धमाके के पीछे का कारण क्या था। ये तो तभी पता चल पाएगा जब वो संदिग्ध व्यक्ति जो CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है वो गिरफ्तार होगा तब। फिलहाल मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। कैमरामैन सुशील बहल के साथ में शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। मिर्जापुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। आज मिर्जापुर जनपद में राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल का आगमन हुआ था। आपको बता दें कि आज के दिन जो है कि मिर्ज़ापुर में स्थित फतहा के पास दुमोहिया जो एक सड़क मार्ग है, आपको बता दें वहां पर जो स्वतंत्रता सेनानी झूरी बिंद की प्रतिमा लगाई गई थी। इस प्रतिमा पर जो है कि आनंदीबेन पटेल राज्यपाल ने जो मूर्ति थी, मूर्ति पर जो है अनावरण किया गया। आपको बता दें यहाँ पर जिलाधिकारी समेत सभी यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें वहाँ पर कार्यक्रम करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पर इस समय प्रेजेंट टाइम हम मौजूद हैं, आपको बता दें कि यही कार्यक्रम स्थल उनका है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल का यहाँ से संबोधित करते हुए जनसभा किया। आपको बता दें यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को किट दिया गया और दिव्यांग लोगों को जो उनका उपकरण होता है उनको दिया गया। और कुछ स्कूल के बच्चे जो 10वीं और 12वीं पास किए थे उनको साइकिल दिया गया। आपको साइकिल जो 5 लड़कियां थी उनको 5 साइकिल दिया गया। आपको बता दें यहाँ पे तरह तरह की योजनाएं के बारे में आनंदीबेन पटेल ने बताया कि जिस तरह से कि हम जो है कि 98 में मुख्यमंत्री थे उस समय की स्थिति क्या थी, लेकिन अब इस समय की स्थिति क्या हो गई है। जिस तरह से हमारा मिर्ज़ापुर एक जो है कि महानगर के रूप में विकसित बहुत से जल्द किया जाएगा। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश। लखनऊ में यूपी पुलिस में आरक्षी भर्ती परीक्षा का एक मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। यूपी नकल माफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी STF ने आज पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो कहीं भागने के फिराक में थे। आपको बताते कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो गई थी। हालांकि यूपी STF परीक्षा से पहले ही
एक्टिव थी और लगातार साल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर रही है। पेपर लीक होने के बाद भी सैकड़ों नकल माफिया गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। आज यूपी एसटीएफ के सीओ दीपक सिंह ने सोनू और अजय नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। यह दोनों यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में वांटेड चल रहे थे। पुलिस ने इन्हें राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनके पास से पेपर लीक संबंधित अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से यूपी एसटीएफ लगातार एक्शन मोड में है, नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। अब यह माना जा रहा है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक के जो भी आरोपी हैं और गैंग के सरगना हैं, वह जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। लखनऊ एयरपोर्ट पे एक बड़ा हादसा हो गया जी। आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पे एक गेट बन रहा था, जिसके गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है जी। लखनऊ एयरपोर्ट पे तैनात सिक्योरिटी में तैनात रवि दुबे गेट गिरने से जिसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है 28 वर्ष के रवि दुबे जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में कार्यरत थे, जिनकी गेट दुर्घटना से उनकी मौत हो गई है। वहीं पे ये पूरी घटना थाना सरोजनी नगर की बताई जा रही है। सरोजनी नगर पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेती है। शव को कब्जे में लेकर सरोजनी नगर पुलिस पोस्टमार्टम हाउस भेजती है रवि दुबे के शव को और अग्रिम कार्रवाई में आगे की जुटती है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में एयरपोर्ट सुरक्षा का कोई भी बयान किसी तरह का नहीं आया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 1 से 3 मार्च के भीतर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज ठंडा रहेगा, बारिश होगी, बर्फबारी होगी और जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी के चलते जो तापमान होगा वो तापमान भी और यहाँ पर गिरता नजर आएगा। ऐसे में उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी, पर्यटकों को भी हिदायत दी जा रही है कि कम से कम मौसम की जो सूचनाएं, उन सूचनाओं के अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाएं, तैयारियां करके आए, ताकि किसी भी परेशानी से बचे रह सके। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्र, खासतौर पर पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। ये अगले 48 घंटे के लिए होगा। उसके बाद मौसम में एक बार फिर परिवर्तन होगा, मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान जो बर्फबारी और भारी बारिश यहाँ पर होगी, उसके चलते जो तापमान होगी, उस तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस।